रहीम। आज हमारे पास टॉपिक है गॉस लॉ, एप्लीकेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। बेसिकली आज हम गॉस लॉ का हम फोकस करेंगे। ठीक है, आज हमारा मेन टॉपिक है वो गॉस लॉ है। गॉस लॉ के साथ हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ऑफ अ होलो चार्ज स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ये हमारे पास तीनों एप्लीकेशंस हैं इसके, और तीनों एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। और उसके बाद है सोल्यूशन इसके प्रॉब्लम्स। अगर कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो न्यूमेरिकल्स अगर हमारे पास मौजूद है तो हम इनको भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, गॉसियंस लॉ बेसिकली सबसे पहले देखना चाहते हैं। गॉसियंस लॉ को समझने से पहले हम दो तीन चीज़ें समझते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, ई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और आपके ए एरिया होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से अगर पास करें तो हमारे पास क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। सपोज टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं और इलेक्ट्रिक लाइन्स इस एरिया से अगर पास कर जाए तो एरिया हमारे पास ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपके पास है। तो उस वक्त इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी उस एरिया से अगर पास कर जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। मैंने एक पूरा एक्सप्लेन किया था आपको, पिछली क्लास में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया था किसी भी स्फेयर के अंदर। ये ठीक है, आपके साथ अगर सपोज आपके साथ अगर स्फेयर मौजूद है, इस स्फेयर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला था, ये बराबर था 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये टोटल चार्ज के बराबर था। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई चार्ज। अगर इस स्फेयर में जितना चार्ज मौजूद है, हमने चार्ज प्लेस कर दिया था पॉइंट चार्ज इस स्फेयर के सेंटर में, और इस स्फेयर के सेंटर में हमने इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं चार्ज प्लेस करके हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया था। फ्लक्स इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई चार्ज इनक्लोज्ड एज स्फेयर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। यानी हम लिख सकते हैं ई डॉट को हटा लें तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये आपके कॉस थीटा है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है। ठीक है, और किसी स्फेयर में हमने निकाला था, स्फेरिकल शेप के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया था क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू हमारे पास क्या होता था? किसी भी चार्ज के, यानी स्फेयर के बिल्कुल हमने सेंटर में एक पॉइंट चार्ज रिप्लेस करके हमने टोटल फ्लक्स निकाला था। इस स्फेयर से कितना, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, हमने ये कैलकुलेट कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम इसी को गॉसियंस लॉ में हम देखना चाह रहे हैं। गॉसियंस लॉ हमें क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, पहले गॉसियंस लॉ का स्टेटमेंट कहते हैं। गॉसियंस लॉ का स्टेटमेंट है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। ठीक है, एनी हाइपोथेटिकल यानी किसी भी तरह का सरफेस हो। यानी यहाँ पर स्फेयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपके पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी बॉक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कोई भी सरफेस हो। ठीक है ना, आपके सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है सरफेस, यानी उस सरफेस को, ठीक है, किसी भी तरह का सरफेस मौजूद हो सकता है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तरह का सरफेस आपके पास मौजूद, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे इस तरह का फेस हो, चाहे आपके पास सर्कुलर हो, स्फेयर हो, किसी भी तरह का आपके पास मौजूद हो, तब आपके पास क्या हो जाएगा? एनी हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द क्लोज्ड सरफेस। सही है, यानी इसके अंदर जितने भी चार्ज इनक्लोज हैं आपके पास, सपोज करते हैं 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक मौजूद है। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक हैं, 1 से लेकर 4 तक हैं, यानी कुछ भी हो सकते हैं। 1 से लेकर इन्फाइनाइट भी हो सकते हैं, 1 से 2 चार्जेस भी हो सकते हैं, 3 चार्जेस भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के चार्जेस होते हैं। यानी उसकी अगर फार्मूला अगर देख लें तो फ्लक्स बराबर किसके कहता है? फ्लक्स इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट
टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज हमारे पास मौजूद होगा, यानी टोटल चार्ज ले लें आप, यानी चार्ज यहाँ पर मैं सपोज कर लूँ अगर टोटल चार्ज है Q1 इक्वस टू सॉरी Q, इसको Q कर दें, और Q इक्वस टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू क्या हो गया आपके पास Qn तक बहुत सारे चार्जेस आपके पास मौजूद है। तो अब आपके पास इसका जो फ्लक्स जो होगा उस एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी वो होगा हमारे पास क्या होगा 1/ε0 1 इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ऑफ दैट सरफेस। क्लियर है कोई बात यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहे थे हमने जो स्फेयर का कैलकुलेट किया था, इसमें देखिएगा हमने स्फेयर का पहले कैलकुलेट करके निकाला था। तो स्फेयर का क्या था, फ्लक्स बराबर किसका था Q/ε0। दोनों एक जैसे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर जी ये तो ये बात तो पहले भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर गॉस कौन सी नई बात कर रहा है, गॉस भी सिमिलर ही बात कर रहा है, लेकिन गॉस में और इस बात में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये है, इसमें किसी स्फेयर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें किसकी बात हो रही है, किसी स्फेयर की बात हो रही है और पर्टिकुलर शेप की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन गॉस बात कर रहा है कि कोई भी शेप हो सकता है, यानी शेप किसी भी तरह की आपके पास, किसी भी तरह का शेप आपके पास मौजूद हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली स्फेयर हो, खाली इस तरह का शेप हो, खाली रेक्टेंगुलर शेप हो, कोई भी शेप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यानी ये हमारे पास बात है, ये बात समझ रहे हैं हम। अब इसको देखना चाहते हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं क्या, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर डायग्राम मैंने कॉपी की है, ठीक है। ये ना बुक से मैंने ये कॉपी किया है डायग्राम, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये मेरे पास डायग्राम है, इसमें चार्जेस हैं Q1 से लेकर अप टू Qn चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। इसमें से Q1 से लेकर Q2 क्या कहते हैं Qn तक चार्जेस मौजूद हैं। हम कंसिडर करते हैं कि चार्जेस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। कंसीडर करते हैं Q1 हमारे पास एक चार्ज है, एंड Q2 हमारे पास एक चार्ज है, एंड Q3 हमारे पास एक चार्ज है, अप टू हमारे पास कितना है Qn चार्ज है। अब निकालना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या और कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होगा। अगर हम पीछे वाले स्फेयर वाले फार्मूले को अप्लाई कर दें, एक जगह पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सिर्फ एक ही जगह पर, तो क्या होगा आपके पास Q, यानी फ्लक्स 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई ε0 होगा। दूसरे के लिए फ्लक्स हमारे पास क्या होगा Q2 इक्वस टू फ्लक्स Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फ्लक्स होगा, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी फ्री स्पेस के अंदर। अगर फ्री स्पेस से बाहर आ जाएंगे तो फिर इसकी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपके बुक में मौजूद नहीं है, अगर होता तो हम लिख देते, ठीक है। और इसी तरह से फ्लक्स 3 हमारे पास किसके बराबर होगा Q3 डिवाइड बाई ε0 होगा। इसी तरह से अप टू हम चले जाते हैं इन तक 1/ε0 एंड Qn तक चले जाते हैं। अब क्योंकि ये फ्लक्स हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम सम कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। क्या कहते हैं नॉर्मल हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक रूल लगा सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म है होगा तो फिर वेक्टोरियली हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर इन सबको ऐड कर दें तो क्या होगा आपके पास फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, मैं लिख दूँ टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा इक्वस टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 अप टू क्या होगा आपके फ्लक्स n हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास Q1 अपॉन हमारे पास क्या है ε0 है प्लस साइन Q2 अपॉन ε0 हो जाएगा प्लस साइन Q3 अपॉन ε0 हो जाएगा। अप टू कहाँ तक जाएगा Qn डिवाइडेड बाई यहाँ तक चले जाएगा। इसमें सब में कॉमन क्या हमारे पास ये कॉमन है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके क्या कहते हैं कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 1 अपॉन क्या होगा ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा आपके Q3 अप टू क्या होगा Qn आपके पास आएगा। अब क्योंकि ये सम हो रहे हैं तो हम सम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वस टू 1 अप टू n, यानी ये सम को शो कर रहा है तो मैं यहाँ पर QI लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये किस बात को शो कर रहा है, ये टोटल चार्जेस को शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन टोटल चार्ज। अगर मैं टोटल चार्ज को Q ले लूँ कैपिटल Q, तो टोटल फ्लक्स को मैं ये लेता हूँ 5, ठीक है।
तो इसको अगर ये ले लें तो 1/, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू, ठीक है, ये फ्लक्स, ये फार्मूला बनता है हमारे पास किसका, मैं थोड़ा सा अलग करके लिख दूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये बनता है हमारे पास क्या चीज़, वही फार्मूला है जो पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये किस चीज़ शो कर रहा है, ये टोटल चार्ज को शो कर रहा है। यानी जो सरफेस होगा वो सरफेस बेसिकली किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है, स्क्वायर हो, इस तरह का सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है। इसलिए ये गॉस कहता है कि टोटल चार्ज, जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा, यानी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी करेंगे। अच्छा, तो इसी के बराबर हो जाएगा, ये बात हमारे पास मौजूद हो गई। तो ये है गॉसियंस लॉ, ठीक है। अब उसके देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, अपना उसके एप्लीकेशन देखते हैं। उसकी पहली एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, ठीक है। और हमने इसमें देखना है कि किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हम बताना चाहते हैं, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अब इसके लिए हमने कंसीडर कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम क्या इसमें देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोग कोई भी होलो स्फीयर अगर हम कंसीडर कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किस किस जगह पर क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है, इसकी पावर कहाँ पर कितनी हो सकती है, देखना चाहते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि इसमें ये कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करें इसमें, ठीक है। इसने स्टडी गॉसियंस ने इनके एप्लीकेशंस के हिसाब से फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे इन तमाम जगहों पर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर हम कंसिडर करते हैं, क्या स्फीयर कंसिडर करते हैं, एक होलो स्फीयर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये है, हमने कंडक्टिंग सपोज किया। अच्छा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें क्या क्या हो सकती है। हमने ये होलो स्फीयर एक अपना क्या कहते हैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर हमने कंसिडर कर दिया। इसके ये आपके होलो स्फेरिक कंडक्टर आपको नज़र आ रहा, इसमें हमने इसके सरफेस के ऊपर हमने क्या रख दिया, यानी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, इसके स्फीयर के ऊपर, यानी इसके सरफेस के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस में भी नेगेटिव भी कर सकते हैं, आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने आपके बुक के हिसाब से पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव कंसिडर कर दिया। आप नेगेटिव करेंगे, लेकिन नेगेटिव करेंगे तो वहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो मैं किसी एक एग्जाम्पल में करके दिखा दूंगा आपको वहाँ पर कि नेगेटिव करने से क्या इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल पॉजिटिव देख लीजिएगा। हमने इस स्फीयर के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और स्फीयर का रेडियस हमने ले लिया r, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्फीयर का रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, कैपिटल आर से हमने सपोज कर लिया। अब इसमें देखना चाहते हैं सबसे पहला काम, इस स्फीयर के अंदर वाली साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये वाला पॉइंट मैंने पी पिक कर लिया, ठीक है। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, आप गौर कीजिएगा, सोच लीजिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया कहाँ पर, चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसके सरफेस के ऊपर। जब चार्ज इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डेफिनेटली इसके होलो सिलेंडर के अंदर वाली साइड पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस के ऊपर है, लेकिन इसके इन साइड पर कोई भी क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि चार्ज नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आप सिलेंडर ले लिया होलो सिलेंडर, उस सिलेंडर के सरफेस के ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके अंदर वाले सरफेस के अंदर वाली साइड पर तो कहाँ से चार्ज होगा, जब चार्ज नहीं होगा तो डेफिनेटली अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली फ्लक्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर इसके अंदर वाली साइड पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर फ्लक्स हम कैलकुलेट करें, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, Q/E एप्सिलॉन नॉट कर दें, तो यहाँ पर फ्लक्स जीरो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स इसलिए जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज जीरो है,
ठीक है। चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास जीरो हो जाएगा। अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ये तो फॉर्मूला हमारे पास किस हिसाब से है, गॉसियंस लॉ के हिसाब से। लेकिन फ्लक्स अगर हम वैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स के लिए होता है एरिया करते थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, ठीक है। कॉस थीटा भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉस थीटा फिलहाल नहीं लगा रहे। अब आपके पास क्या है, फ्लक्स क्या है आपके पास, इस वक्त फ्लक्स जीरो है। क्योंकि फ्लक्स क्यों जीरो है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या आपके पास, हमने सपोज कर लिया पॉइंट चार्ज, यानी हमने रीजन ले लिया इनसाइड द होलो सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड द होलो सिलेंडर। अब फर्स्ट के ऊपर पहली कंडीशन, इनसाइड द होलो सिलेंडर ले लिया, और वहाँ पर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए के बराबर होता है। ये वाला फ्लक्स अगर यहाँ पर जीरो होगा तो क्या होगा, ई डॉट ए, यानी ई अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द होलो सिलेंडर जीरो होगा, क्योंकि चार्ज जीरो है वहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई। यानी इनसाइड द होलो सिलेंडर आपके पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों जीरो हो जाएगी, इसलिए जीरो होगी क्योंकि इसके इनसाइड पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जब चार्ज मौजूद नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। फ्लक्स नहीं होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स जीरो होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। एरिया तो आपके पास है ही है, लेकिन क्या कहते हैं, फ्लक्स जीरो है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर जीरो हो जाएगी। अब कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके क्या कहते हैं, देखना चाह रहे हैं कि इसके सरफेस के ऊपर क्या हो सकती है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर दिया, अब सरफेस के ऊपर देखते हैं, ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर देखते हैं, पहले इनसाइड देखा था, इनसाइड द सरफेस देखा था, इनसाइड द होलो सिलेंडर देखा था, अब सरफेस के ऊपर देखेंगे। अब सरफेस के ऊपर क्या आपके पास, अगर सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, आपके पास आर डिस्टेंस है, और सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ रही है, पूरा होलो सिलेंडर मौजूद है, तो इसका पूरे का एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा, सिलेंडर आपके पास होलो है तो इसका एरिया होगा आपके पास 4 पाई, यानी 4 पाई आर स्क्वायर ले लें, ठीक है ना। और इसके अलावा आप कंसिडर कर सकते हैं खाली एरिया, यानी आर क्या कहते हैं, इसको खाली एरिया भी ले सकते हैं, ठीक है। हम खाली एरिया सपोज कर लेते हैं, जो सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया 3/4 होता है एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एरिया जो है वो हमने रेडियस इसका लिया है, रेडियस हमने आर सपोज किया है, कैपिटल आर लिया है, आर लिया है, तो क्या होगा, इसका एरिया जो होगा हमारे पास बराबर होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो अब इसके सरफेस के ऊपर हम देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ये पूरा का पूरा क्या हमारे पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर का हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि क्या कहते हैं, फ्लक्स हमारे पास क्या है, फ्लक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए हो जाएगा, यानी ए कर दें या डेल्टा ए कर दें, ठीक है। अब आपके फ्लक्स ये है, पहली फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये मौजूद है, क्योंकि हमने इस पूरे का सरफेस एरिया हमने क्या कहते हैं, फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह से अगर इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, गॉसियंस लॉ अप्लाई कर दें, गॉसियंस लॉ हमारे पास बराबर होता है क्यू डिवाइडेड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज हमारे पास क्या है, हमने क्यू चार्ज सपोज कर लिया, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जितना भी चार्ज मौजूद है हमने इसको क्यू सपोज कर लिया। ये दोनों इक्वेशंस आप कंपैरिजन करवाएंगे तो क्या होगा, ई ए इक्वल्स टू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सही है। अब आपके पास ई किसके बराबर होगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एन ए। तो हम इसको यूँ करके लिख सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सरफेस के ऊपर, सही है। अब अगर सरफेस से बाहर बात करें यहाँ पर, ठीक है, सरफेस से बाहर निकल कर बात करें, सरफेस से बाहर निकल कर बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सरफेस से अगर बाहर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बाहर वाली साइड पर बात की, तो वहाँ पर फ्लक्स आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो अब आपके पास इसके सरफेस के बाहर दूरी पर अगर देख ले तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी। ये तीनों कंडीशन से हैं। फर्स्ट कंडीशन पे हमारे पास था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखना चाहते हैं इनसाइड द होलो स्फेयर, और फिर हमने सरफेस के ऊपर दिए, स्फेयर के सरफेस के ऊपर, फिर हमने स्फेयर के सरफेस से बाहर हमने देख लिया तब भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर वाली साइड पर जीरो है। सिर्फ सरफेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी और बाकी दूसरी जगहों पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इसकी एक दूसरी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मौजूद है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस को, आपके बुक में पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किया है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। लेकिन किसी एक क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि नेगेटिव चार्ज के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को भी कहा है। तो मैं नेगेटिव के हिसाब से भी करवा देता हूँ, पॉजिटिव के हिसाब से भी करवा देता हूँ। पहले पॉजिटिव वाला कर देते हैं, फिर इसके बाद नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ले लिया। अब इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज यहाँ पर मौजूद है, मैंने इसकी फिगर मैंने यहाँ पर कॉपी किया। ये जो आपके पास है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मौजूद है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चार्जेस के अंदर हमने रख दिए। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं इसमें। अब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है इसकी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से। अब इसको मालूम करने के लिए एक मेथड उन्होंने अप्लाई किया। वो मेथड ये है कि उसने एक फील्ड ऑफ क्या कहते हैं शीट ले लिया, लेने के बाद इसमें बहुत सारे चार्जेस रिप्लेस कर दिए। चार्जेस रिप्लेस करने के बाद सब यूँ कर लो कि आपने किसी एक कागज़ के पेपर के ऊपर आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो यूनिफॉर्मली, शर्त है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करें, उस कागज़ के पेपर को एक सिलेंडर से, एक होलो सिलेंडर से होल कर दें। उसको होल करने के बाद आप इसको बाहर निकाल लें तो क्या होगा, एक यानी होलो सिलेंडर वहाँ से पास हो जाएगा तो आधा पार्ट क्या होगा दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जब ये क्रॉस करेगा तो इसकी जगह पर जब यहाँ से आप पास करवा देंगे तो यहाँ पर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर देखते हैं और इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों जगहों पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और इन दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, इन दोनों की वजह से, क्योंकि जितने भी चार्जेस मौजूद हैं इसके अंदर, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इधर भी आपके पास वही मिलेगी, फ्लक्स हमारे पास इधर भी वही फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर फ्लक्स देखना चाहते हैं, इस जगह पर इन दोनों जगहों पर फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ई इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूँ, यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं रख दूँ इस जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं, ये रिपेल करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस जगह से बाहर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से इसका एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखें तो इसको मैं डेल्टा A1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ है। तो इस जगह पर, इस कॉर्नर पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो उसका फ्लक्स 1 का नाम दे दें। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, डेल्टा A डॉट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, समझ रहे। अब आपके पास अगर कैलकुलेट करें फ्लक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या आपके सिमिलर है, तो आपके पास एंगल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो मैं लिख लेता हूँ डेल्टा A1 E1 कॉस ऑफ थीटा, यानी थीटा क्या होगा इस वक्त यहाँ पर 0 डिग्री होगा। सही है, इस जगह पर 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री रिप्लेस कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स 1 इक्वल्स टू डेल्टा A1 और E1 कॉस 0, तो क्या होगा आपके 1 होगा, डेल्टा A1 E1 यानी कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ 1 आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा A1 एंड E1 यानी फ्लक्स 1 इस जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सिमिलर वे इस जगह पर हम देखते हैं। ये इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसका नाम E2 दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो एरिया है वो आपके पास क्या होगा, डेल्टा A2 का नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं
इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें इस जगह पर, तो भी आपके पास आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स 2 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा डेल्टा A2 एन E2, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा 2 कर दें। अब यहाँ पर थीटा 2 भी क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपके पास फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ पर मौजूद है ये वाली, और आपके पास एरिया यहाँ पर है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है आपके पास 0 डिग्री का है। तो फ्लक्स 2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा A2 एन E2 कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 आपके पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा A2 एन E2 आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखना है कि ये जो आपके एरिया है, क्योंकि हमने एक सिलेंडर लिया, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, एक सिलेंडर हमने लिया है, तो इस सिलेंडर का एरिया यहाँ पर जो एरिया होगा, इस जगह पर ये वाला एरिया होगा, और उधर भी एरिया क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी आपके पास डेल्टा A1 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा A2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सेम साइज़ का सिलेंडर लिया है, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, तो आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस जगह पर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी दोनों जगहों पर सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू E1, आपके पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दोनों जगहों पर सेम है, ठीक है। तो अब अगर हम फ्लक्स 1 ले लें तो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए यानी ई कर दीजिएगा दोनों की जगह पर, ठीक है, इसको ई सपोज कर ले, और यहाँ पर आप ले लें डेल्टा ए करते हैं खाली, ठीक है। तो अब आपके पास ये होगा, फिर उसके बाद फ्लक्स 2 निकालें दूसरे सिलेंडर के दूसरे साइड पर, तो ये डेल्टा ए ई यहाँ पर भी होगा। अब फ्लक्स जो कि हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल फ्लक्स बराबर होगा किसके, ये हो जाएगा फ्लक्स 1 प्लस क्या होगा, फ्लक्स 2, ठीक है। तो अब इस क्या होगा, ई डेल्टा ए ई प्लस डेल्टा ए ई, दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा 2 डेल्टा ए ई। आप डेल्टा ए लिख सकते हैं, आप डेल्टा भी ए भी लिख सकते हैं, खाली कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये आपके फ्लक्स होगा, सही है, ठीक है। हमने ये फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, उस जगह पर फ्लक्स क्या होगा। अगर हम अब गॉसियंस लॉ के हिसाब से हम देख लें, तो गॉसियंस लॉ क्या कहता है, गॉसियंस लॉ हमारे पास ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, इसको क्यू कैपिटल कर दे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करवा लें, कंपैरिजन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स है, ये दोनों सेम है, तो ये कंपेयर हो जाएंगे, फ्लक्स 2 डेल्टा ए ई इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, सही है। तो आपके पास ई कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें हमारा टारगेट था फ्लक्स कैलकुलेट करना, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर इसको ई को शिफ्ट करवा दें, ई को से क्या होगा, क्यू अपॉन ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे, 2 डेल्टा ए, जब एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर देखिएगा, चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, चार्ज डेंसिटी बेसिकली बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के, किसके, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये कहलाता है आपके पास चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अगर हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दें, तो अब आपके क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाई यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज डिवाइड बाई क्या होगा, बस यूनिट एरिया होगा। तो अब आपके पास यहाँ देखिएगा चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया है, यहाँ मैंने डेल्टा ए लिखा था, आप ए लिख लें थ्रू आउट, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप थ्रू आउट ए लिख लीजिएगा। तो चार्ज डिवाइड बाई क्या होगा, डेल्टा ए किसके बराबर होगा, चार्ज डेंसिटी के, तो हम लिख सकते हैं, यानी ई किसके बराबर होगा, ई इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस जगह पर आपको मिल जाएगी, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बेसिकली इसके बराबर है सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम वहाँ देखेंगे क्या कहते हैं, जब हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा, ठीक है,
कैपेसिटर्स में ये काम आएगा और वहाँ पर हम देखेंगे इसको। अब हम देखना चाह रहे हैं कि चार्ज हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो लेकिन नेगेटिव हो, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो लेकिन नेगेटिव हो। क्या हमारे पास है? नेगेटिव मौजूद हो। अब जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखिएगा ये मेरी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज मैंने ले लिया दोबारा से। अब ये आपके बुक में मौजूद नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं नेगेटिव होगा तो क्या इफेक्ट होगा भैया बताओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आएगी। ठीक है, अब हमने एक सिलेंडर पास करवा दिया इसमें से, ठीक है, और इसके इस कॉर्नर पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम देखने के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है हमारे पास, ये ख्याल रखिएगा। ये हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये देखा था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रिप्लेस करते थे। अगर इस जगह पर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिप्लेस कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर होने के बजाय अंदर की तरफ हो जाएगी, यानी ई इस तरफ होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आपके पास ई इस तरफ होगा। अब मैं दोनों में ई ले रहा हूँ, अच्छा, ताकि आपको पहले ही पता है कि ये दोनों ई हमने एज्यूम कर ली कि दोनों ई आपस में बराबर हैं, अच्छा, ठीक है। तो जब दोनों ई बराबर है तो मैंने पहले E1 E2 करके आपको अलग अलग करके बताया था ताकि टाइम हमारा बच जाए, इसलिए मैंने ई लिख रहा हूँ। अच्छा, ये बात हमें पहले से आप जब एग्ज़ाम में आए तो आप कंसिडर कर दिए कि यहाँ पर E1 चार्ज है और यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। बाद में आप एज्यूम कर लीजिएगा दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलर थी, ठीक है। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एरिया ही है तो एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस जगह पर देखना है, ठीक है। तो एरिया का डायरेक्शन क्या आपके एरिया ए बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन क्या आपके पास ए बाहर की तरफ है। यहाँ पर A1 A2 कर दीजिएगा, A1 A2 कर दे और इसको E1 बाद में कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई इस तरफ है, ए इस तरफ है, ठीक है। जब ई इस तरफ है, इस तरफ है और ए इस तरफ है तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हैं, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री का, सही है। एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री का। अगर इस जगह पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फ्लक्स 1 किस बराबर हो जाएगा, E1 A1 कॉस ऑफ 180 डिग्री होगा, ठीक है। जब कॉस 180 डिग्री होता है -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा E1 A1 सॉरी 1 लिखिएगा यहाँ पर, ये होगा -1, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, E1 A1 हो जाएगा, फ्लक्स 1 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, फ्लक्स 2 बराबर क्या होगा, E2 A2 कॉस ऑफ क्या होगा 180 डिग्री, ये बनेगा आपके पास E2 A2 -1 और ये होगा -E2 A2 होगा, सही। ये फ्लक्स 2 आया आपके पास। अब हमने एज्यूम किया कि दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलर है और उनका दोनों का एरिया भी सिमिलर है, तो यहाँ पर आप सिंपल ये लिख दीजिएगा -EA और -EA कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब दोनों ये दोनों कौन कौन से क्या कहते हैं क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल अपना स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो हम इन दोनों का सम कर सकते हैं, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा -2A, सॉरी पहले ही 2 लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा EA -EA होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2AE होगा, यानी EA कर दो या AE कर दो, अब EA है, ठीक है। तो अब फ्लक्स आपके पास आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें और फिर आपके पास गॉसियंस लॉ के मुताबिक, गॉस लॉ के मुताबिक क्या आपके पास अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फ्लक्स बराबर होता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करवाना तो ये होगा आपके -2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो E कैलकुलेट करें, E बराबर किसके है, E बराबर आपके पास हो जाएगा इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट होगा माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा,
फ़र्क ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव हो, तो एग्ज़ाम में अगर पूछे कि नेगेटिव इनफाइनाइट शेड ऑफ चार्ज मौजूद हो, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आप कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप एंगल में एरिया सिर्फ अलग अलग दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखा दीजिएगा, एरिया बाहर की तरफ दिखा दीजिएगा, एंगल वेलोसिटी दिखा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे, पहले वाले में मैंने आपको बताया था, पहले वाले में आपको एरिया का डायरेक्शन भी वही है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही है, दोनों की डायरेक्शन सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है, फ़र्क ये है। तो यहाँ 0 का बनेगा, वहाँ पर 180 का बनेगा, फ़र्क ये होगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। अब आपके पास क्यू अपॉन ए किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन ए बराबर है चार्ज डेंसिटी के। तो आप चार्ज डेंसिटी लिखिएगा यहाँ पर आपके पास -2E0 होगा। ये आपके पास आ जाएगा क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज नेगेटिव की वजह से, ऊपर वाला था पॉजिटिव की वजह से और ये वाला है नेगेटिव की वजह से। अब इसका एक और आपके पास है एप्लीकेशन है, उसको भी हम देखते हैं।